हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड हैं और आज हम बात करेंगे 9 से लेकर 20 तक 2 मार्क्स वाले प्रश्न की। ये जो भी प्रश्न आपको प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जा रही है, ये सभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रत्येक क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर लिखते जाएं और रिवीजन करके याद करते जाइए। इसके साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो अब की बार 2021 में 12th की एग्ज़ाम में भाग लेंगे। किसी से थोड़ा भी घिरना मत करिए कि मेरा मार्क्स कम आ जाएगा, उसका मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी सोच आपको शेयर करने में रोक देता है, आप शेयर नहीं कर पाते होंगे ये सोच के, बट ऐसा आपको सोचना नहीं है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बेनिफिट लेने दीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 9 नंबर का आ जा रहा है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस। थर्मल रेसिस्टेंस क्या है? प्रतिरोध तापक्रम गुणांक क्या है? सबसे पहले प्रतिरोध ताप गुणांक को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग से इसके लिए मैं अब ये नहीं लिखूंगा कि इट इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा, क्योंकि आप पहले से ही देख रहे हो मैं सिंबल जिस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है टर्म्स को, मैं वो पहले ही लिख देता हूँ आपको। एक्सपेरिमेंटली देखा गया प्रतिरोध तापक्रम गुणांक के बारे में कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज की जाए तो रेसिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ती है। ठीक है दोस्त, तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने क्या किया, चेंज इन रेसिस्टेंस डी आर जो होती है वो चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड चेंज इन रेसिस्टेंस इंस्टेंट टाइम में जो सबस्ट्रांस की रेसिस्टेंस होती है दैट लाइक्स लुक्स आर नॉट का समानुपाती होता है। ये दो टर्म आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया चेंज इन रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस किसी भी सबस्ट्रांस की चेंज होती है ना, वो रेसिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है, तथा इनिशियल केस इंस्टेंट टाइम में जो सबस्ट्रांस की रेसिस्टेंस थी उसका भी चेंज इन रेसिस्टेंस क्या था, समानुपाती था। और जब दोनों को आपस में कंबाइन करिएगा, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो आपको आ जाएगा डी आर प्रोपोर्शनल आर नॉट इंटू डी टी। और जब इस समानुपाती को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट टर्म आपको आएंगे अल्फ़ा, और वही अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहा जाता है। अब दोस्त इसमें अगर एग्ज़ाम में आपको इससे आगे भी पूछ ली जाए, हो सकता है कि पूछी जाती है कभी कभी, तो आगे अगर पूछी जाती है सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध भी आप कर सकते हो। लेट इनिशियल रेसिस्टेंस, मानो कि इनिशियल रेसिस्टेंस मटेरियल की आर नॉट थी एंड टेम्परेचर में चेंज लाया तो फाइनल रेसिस्टेंस आर एफ हो गया। जब टेम्परेचर में चेंज लाया तो फाइनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। सिमिलरली इनिशियल टेम्परेचर क्या था, आर इनिशियल मान लीजिए, एंड फाइनल टेम्परेचर टी एफ मान लीजिए, यानी टेम्परेचर में चेंज किए। तो अभी हम लोग को फॉर्मूला आया था डी आर इक्वल टू
आर नॉट अल्फ़ा डी टी, यही तो आया था। आपको याद होगा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि चेंज इन रेसिस्टेंस जो होती है, चेंज इन टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है, एंड चेंज इन रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल किसका होता है, मटेरियल के इनिशियल रेसिस्टेंस का। और जब दोनों को मिलाया था तो फाइनल आया था डी आर प्रोपोर्शनल आर नॉट इंटू डी टी, और डी आर इक्वल टू फाइनली आया था अल्फ़ा आर नॉट इंटू डी टी, वेयर अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यही था प्रतिरोध तापक्रम गुणांक अल्फ़ा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, बट अगर एग्जाम प्रूव करने भी आपसे पूछ ली जाए, हो सकता है कभी कभी प्रूव करने पूछ ली जाती है, तो आप इसको प्रूव कैसे करिएगा। तो आप इनिशियल रेसिस्टेंस आर नॉट माने, फाइनल आर एफ, इनिशियल टेम्परेचर आर आई, फाइनल टेम्परेचर आर एफ, और बोथ साइड इंटीग्रेशन वी गेट, जो इक्वेशन अभी आपने निकाला था उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड। आर डी आर का कर दीजिए आर नॉट से आर फाइनल तक, एंड टेम्परेचर इनिशियल से कर दीजिए टी फाइनल तक। बच्चों डी आर का जो है आर निकल के आएंगे इंटीग्रेशन, और इसमें पहले हायर लिमिट अपर लिमिट रखिए और माइनस लोवेस्ट लिमिट, इनको रख दिए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब चलिए इक्वल टू, इसमें आपको देखो ध्यान से सुनना, आर नॉट कांस्टेंट टर्म है, अल्फ़ा को कांस्टेंट आप मान लीजिए, तो दोनों बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो बचेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन टी, और कहाँ से कहाँ तक, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। अब इस पे अपर लिमिट पहले पुट करिए माइनस ये लोवेस्ट लिमिट घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल। फिर देखिए ये जो माइनस में था इस साइड भेज दो तो प्लस आर नॉट, और प्लस यहाँ आर नॉट अल्फ़ा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आर नॉट कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी, क्योंकि ये चेंज बड़ा सा है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए, अब करना क्या है दोस्त, इसमें आर फाइनल निकल के आपको आंसर आ गया आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डी टी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब चलो ध्यान दो, यहाँ पे करना क्या है आपको, और अगर आप यहाँ से अल्फ़ा लेंगे तो सपोज करिए इनको इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो आर नॉट और यहाँ भी आ जाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा जब आप मल्टीपल अपने कॉपी नोटबुक पे कर लीजिए, देखिए मैं ही कर देता हूँ, आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए अल्फ़ा, तो आर फाइनल माइनस आर नॉट, ये प्लस में था इधर आ गया, इनटू ये मल्टीपल में है तो डिवीजन में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर नॉट इंटू डेल टी। तो ये फार्मूला आपको अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएंगे। तो कभी कभी ये भी सिद्ध करने पूछ ली जाती है। अब देखो दोस्त, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वाले वायर में अगर रेसिस्टेंस है तो उसी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। इसीलिए आर बराबर यहाँ पे रो दिख रहा होगा आपको, रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी। इस आधार पे इसी फार्मूला को क्या आप रेसिस्टिविटी के लिए लिख सकते हो, ऐसे सिंपल लिख सकते हो, और अल्फ़ा बराबर ये फार्मूला भी रेसिस्टिविटी के आधार पे हो सकता है। अब यहाँ ऐसा यूनिट गिवन है, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फ़ा
प्रतिरोध तापक्रम गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है। नोट पॉइंट नंबर 1, प्रतिरोध तापक्रम गुणांक कंडक्टर का कितना होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। अल्फा का मान कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष नीट में पूछी गई थी, इसीलिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए कि बताइए प्रतिरोध तापक्रम गुणांक सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव टिक लगाना है। और ऑल मेटल सबस्टेंस के लिए पॉजिटिव होता है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आ जा रहा, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम इज इलोंगेटेड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। एक 12 ओम रेसिस्टेंस वाले वायर को खींचकर उसकी लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाती है, तो वायर का नया रेसिस्टेंस क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, आपके पास एक वायर है, उस वायर की रेसिस्टेंस 12 ओम है, ठीक है, और उस वायर की लेंथ को खींच करके कितना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बताइए नया प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान दीजिए, लेट अ वायर इज ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A हैज रेसिस्टेंस 12 ओम। माना कि वायर की इनिशियली लेंथ L था और क्रॉस सेक्शन एरिया A था, तो रेसिस्टेंस कितना, 12 ओम। सिंस एज वी नो दैट, मैंने एक फिगर ड्रॉ करा कि इस वायर की, इस मटेरियल की लेंथ L है, एरिया A है, तो रेसिस्टेंस 12 ओम है। तो R बराबर रो L बाय A, ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो R की वैल्यू कितनी है, 12, जब वायर की लेंथ L और एरिया A है, अर्थात रो L बाय A का वैल्यू कितना है, 12 ओम। इक्वेशन फर्स्ट, एट इज स्ट्रेच टू डबल टू इट्स लेंथ। और कहा गया क्वेश्चन में कि इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, डबल स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया गया, तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स A/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसकी लेंथ को खींच करके 2 टाइम्स कर देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सोचिए, इसको खींच के 2 टाइम्स कर दिए लेंथ को, तो एरिया तो हाफ होना ही है। अगर फिर भी ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन है तो आप मैथमेटिक्स की लॉ लगाइए, वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लागू करेंगे कि किसी भी वायर को आप कंप्रेस करिए, स्ट्रेच कर दीजिए, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। तो या अगर लेंथ को 12 किए तो एरिया को हाफ करना पड़ेगा, तब तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे कंजर्व रहेंगे। कि लेंथ को 12 किए तो एरिया A/2 करना होगा, तो वॉल्यूम बराबर एरिया मल्टीपल लेंथ, तो A/2 मल्टीपल 12, 2 कैंसिल, तो देखिए वॉल्यूम कंजर्व है ना। तो मैथ के हिसाब से वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये चीज़ होती है। वैसे भी लेंथ को आप 2 टाइम्स करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएंगे, लेंथ को 3 टाइम्स करेंगे एरिया A/3 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ाया तो एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, वॉल्यूम कंजर्वेशन के आधार से। इसीलिए R डैश, अब लेंथ को 2 टाइम्स करने से R क्या होगा, तो R डैश बराबर रो लेंथ 12 हो गया, एरिया A/2 एंड R डैश इक्वल टू 4 इंटू रो L बाय A। और रो L बाय A इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, रो L बाय A का वैल्यू कितना था, 12 ओम। तो यहाँ मैंने 12 पुट कर दिया और इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 48 ओम न्यू रेसिस्टेंस होगा जब उस वायर की लेंथ को 2 टाइम्स क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए। क्वेश्चन ये पूछी गई बैक ईयर में है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और आप ऐसे क्वेश्चन को
2 बार 3 बार रिवीजन जरूर कर लें। 11 नंबर प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई 2 टाइम्स कर दी गई, तो तार की न्यू रेसिस्टिविटी ज्ञात करें, या न्यू रेसिस्टिविटी क्या होगी। दोस्त, मैंने आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो सिर्फ सबस्ट्रांस के या मटेरियल के खास प्रॉपर्टी, प्रॉपर नेचर और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था आपको कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो किसी मटेरियल की डायमेंशन अर्थात लेंथ, एरिया, रेडियाई, डायमीटर etc पे डिपेंड नहीं करती है। तो मैं तो पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ऐसा प्रश्न आता है और आ गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एज वी नो दैट रेसिस्टेंस डजंट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन लाइक लेंथ, एरिया, रेडियाई, डायमीटर ऑफ वायर, सो रेसिस्टिविटी इज रिमेनिंग सेम। ठीक है, रेसिस्टिविटी जो है अगर लेंथ को 2 टाइम्स आपने इंक्रीज भी कर दिया तो वायर की रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आई होप कि आप ये सभी चीज़ें क्लियर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड एक्सप्लेन इच टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। 2011 बी में पूछा गया है, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वर्ष भी आने की संभावना है। तो बच्चों, आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि रेसिस्टिविटी की क्या लिखिए, व्यंजक लिखिए किसी कंडक्टर के लिए। तो किसी भी कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी का जो व्यंजक होता है, आप मिस्टेक क्या कर देते हो एग्जाम में, रो बराबर RA/L लिख देते हो, ये गलत हो जाएगा, ये सरासर आपका मिस्टेक हो जाएगा। बुक में भी यही दिया होगा। मैंने फाउंडेशन में आपको सिद्ध करके दिया था रो इक्वल टू 2m/n/e² टॉर्क। तो आपको भी यहाँ 2 कहाँ है, कांस्टेंट टर्म था इसीलिए मैंने 2 नहीं लिखा। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ हो गया रो बराबर फार्मूला। अब वहाँ पे कहता है कि प्रत्येक टर्म्स को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए। तो ये टर्म्स को एक्सप्लेन करना होगा, जहाँ की m है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E है फंडामेंटल चार्ज, और ये जो टाउ दिख रहा है ना, टॉर्क, ये है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। और यहाँ मैंने हिंदी में भी हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 16 ओम एंड स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेसिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन सेम है। एक 16 ओम रेसिस्टेंस वाले वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाती है, तो न्यू रेसिस्टेंस मांगा जा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन तो वही है, सिंपल है। मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रही है, और देख लीजिए पूछा भी है। एज वी नो दैट, अभी मैंने ये फिर एक वायर बनाया, लेंथ L दिया, एरिया A दिया, और इस समय फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A, और इनकी वैल्यू गिवन है रो L/A का कितना, 16 ओम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ स्ट्रेच डबल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर लेंथ को डबल किए तो क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम कंजर्वेशन से A/2 होना तय है। और फिर आप इसमें सब कुछ बारी बारी से पुट कर दीजिए, तो पुट कर देंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएंगे 64 ओम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 14 नंबर कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। 2020 में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
अंडर 10 लेवल का क्वेश्चन है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत शक्ति क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक सर्किट बना लो, उसमें एक रेसिस्टेंस लगा दो और एक बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए और बैटरी से करंट चार्ज जाएगी, क्यू चार्ज ए से बी की ओर, और चार्ज जब जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो इधर होगी, तो करंट की डायरेक्शन इधर। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि कंसीडर, मान लीजिए कि करंट आई फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ए टू बी, ए से बी करंट जा रहा है, रेसिस्टेंस आर फॉर टाइम टी। आल्सो कंसीडर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टू एंड्स इज भी। Now that amount of work done in moving a charge q from point A to B is given by W equal to Q into V। ये हुआ वर्क डन, ये हुआ आपको वर्क डन। क्या है, माना R प्रतिरोध वाले AB चालक से T सेकेंड तक I करंट प्रवाहित होती है, तो AB के क्रॉस सेक्शन क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो चार्ज Q का A से B, तो ये चार्ज प्लस है बाबू, प्लस है। अगर माइनस की बात करोगे तो वो B से A होगा, ठीक है, माइनस B से A। उस वायर में माइनस इलेक्ट्रॉन B से A जा रहा है, और प्लस इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्लस प्रोटॉन की बात करोगे तो वो A से B, इसलिए मैंने यहाँ चार्ज लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। तो चार्ज Q का A से B मूव करने पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन B इक्वल टू W/Q पढ़े होंगे, तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट, एज वी नो दैट Q इक्वल टू फार्मूला जानते हैं IT और ओम्स लॉ से V बराबर IR, दोनों को पुट कर दीजिए। यहाँ पे Q का वैल्यू, यहाँ पे V का वैल्यू, तो Q की वैल्यू IR मल्टीपल V की वैल्यू IR, Q की वैल्यू IT, और इसे फाइनल करिए तो वर्क डन आ जाएंगे I² RT। और वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था हीट में। जो वर्क डन होती है ना वो हीट में होते रहता है। तो H बराबर इसी को आप लिख सकते हो I² RT। तो यही तो प्रूफ करना था आपको, और सिंपल फार्मूला था, ये प्रूफ हो गया। नो एज्यूम दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू किस में, एनर्जी में, इसीलिए H बराबर I² RT हो गया। अब दोस्त वहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक पावर की डिफिनेशन, द रेट एट विच वर्क इज डन नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर, इट इज डिनोटेड बाय P। पावर को डिनोट करते P से। पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। और P इक्वल टू फार्मूला W/T होता है, या VI भी होता है, I² R भी होता है, V²/R भी होता है। ये एक दूसरे को आराम से वैल्यू पुट करते जाइए, और ये सभी चीज़ें आपको फाउंडेशन में भी बताई गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सभी पावर की क्या है, फार्मूला है। और पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है। तो ये सब व्यापारिक यूनिट हैं, और ये यूनिट आपको याद रहनी चाहिए। एक मात्रक और जूल/सेकेंड, दिस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एंड डायमेंशन ml2 T⁻³ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, 2 रजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस रेशियो 3:4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस इन देम। 3:4 के अनुपात में 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें ऊष्मा के परिमाणों की तुलना करने कहा जा रहा था। तो सिंपल क्वेश्चन था। एज वी नो दैट पैरेलल में PD कांस्टेंट होता है। सभी को पता होगा कि अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में है, कोई भी चीज़ पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या होता है, वोल्टेज सब जगह समान होता है। तो ऐसे ही यहाँ इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस
दोनों रेसिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, V कांस्टेंट होगा। तो V जब कांस्टेंट होगा, और अभी आपने सिद्ध किया था H बराबर I स्क्वायर RT, तो मेरे को तो यहाँ पे V लाना है, बट यहाँ पे अगर एक और R स्क्वायर आ जाए तब तो हम इनके बदले V रख सकते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, इनके नीचे ऊपर R से मल्टीपल कर दिया। तो मल्टीपल करने से आपको आ गया I स्क्वायर T बाई R। अब ध्यान से देखिए, ये क्या IR का स्क्वायर है, तो हमें पता है V इक्वल टू IR, इसीलिए यहाँ पे V पुट कर दीजिए, यानी V स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ पर उसके बदले मैंने लिख दिया H बराबर V स्क्वायर T बाई R। अब ध्यान से देखिए, V स्क्वायर T एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए मैंने प्रोपोर्शनल ले लिया 1/R। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि हीट रेसिस्टेंस पैरेलल में रेसिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप यहाँ पे दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है, R1 और R2, जिसके लिए हीट H1/H2 इक्वल टू 1/R1 बाय 1/R2, और ये फाइनली आ जाएंगे आपको H1/H2 इक्वल टू R2/R1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, R2 की वैल्यू 4 एंड R1 की वैल्यू 3 गिवन है। R1:R2 गिवन है आपको 3:4, तो 3:4, तो यहाँ पे R2/R1 पुट करना था, तो R2 की वैल्यू 4 है एंड R1 की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दिए, ये हीट का फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये सभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देना है बच्चे, इस पे ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। कलर कोड क्वेश्चन है कि कलर कोड क्या है। वेरी हाई रेसिस्टेंस are made of carbon. It is very compact in size. The value of high resistance is specified by 4 bands of different color known as color code. Very high resistance वाले रसिस्टर प्रायः किसके बने होते दोस्त, कार्बन के। बहुत ज़्यादा प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक क्रम प्रायः किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, और ये आकार में बहुत कॉम्पैक्ट होता है। फलतः इसकी रेसिस्टेंस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, उस पर जो हमारे पास कार्बन की बनी होती रेसिस्टर होती है ना, उस पर रेसिस्टेंस को दिखाने के लिए जगह नहीं होता है, मतलब बहुत छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट है। तो इसीलिए उसको, उनकी वैल्यू को, रेसिस्टेंस की वैल्यू को उस रेसिस्टर पर दिखाने के लिए विभिन्न रंगों की चार धारी बना दी जाती है, इस पर चार धारी कलर की, जिसे हम कहते हैं कलर कोड, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। इसमें 4 पट्टी होती है, जिसमें पहली और दूसरी पट्टी बैंड को अर्थात मैग्नीट्यूड बताती है। थर्ड जो पट्टी होता है, बैंड होता है, ये थर्ड वाला, ये है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लायर के रूप में, अर्थात 10⁻⁴ में आएगा वो। एंड फोर्थ बैंड जो आपको गिवन है, ये फोर्थ बैंड, ये बैंड टॉलरेंस प्रतिशत सहिष्णुता को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन बैंड किस चीज़ को डिनोट करती है। 1 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट को दर्शाती है, यानी मैग्नीट्यूड। अ थर्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अ फोर्थ टॉलरेंस को। इसमें कलर की नाम आपको याद रखना है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। जिसे ट्रिकी इस प्रकार आप याद रख सकते हैं।
क्योंकि आपको सीरियली याद रखना है, उल्टा पुल्टा हो जाने से आपको कलर कोड बदल सकते हैं। जैसे ब्लैक का कलर कोड 0 1, ब्राउन का 1 हो गया, रेड का 2 हो गया, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, वाइट का 9। ये हुआ कलर कोड जो प्रीवियस ईयर में कोड पूछ लिए गए थे। रेड का शायद पूछा गया था, तो ऐसे ही आपसे भी पूछ लिए जाएंगे, अतः आपको कलर कोड याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ट्रिक मैंने यहाँ पे बताया है बीबी रो जीबी, बीबी रो जीबी। अब बीबी रो जीबी याद करने से आपको 1 2 3 4 5 6 7 कलर याद हो जाते हैं बीबी रो जीबी से। बी से हो गया ब्लैक, बी से फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। इतने सारे कलर्स आपको याद हो गए। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिख रहा है, वेरी गुड वाइफ। अब वेरी मतलब वॉयलेट, वेरी मतलब वॉयलेट एंड वेरी मतलब वॉयलेट, गुड मतलब ग्रे, वाइफ मतलब वाइट। तो ये कलर आपको याद रखना है और प्रत्येक की कलर कोड भी याद रखना है। कलर कोड से होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्त, तो आप क्लियर हो गए होंगे। कलर कोड आपको याद रहने चाहिए, 1 मार्क आपका नहीं तो छूट जाएगा। अब टॉलरेंस आपको याद रखना है। टॉलरेंस गोल्ड का ±5% होता है, सिल्वर का ±10%, नो कलर का ±20%। इस सब में ज़्यादा हमको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको काफ़ी डीप में मैंने फाउंडेशन में पढ़ा चुका हूँ। तो आई होप कि सब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट ली जाती है, इसीलिए पहला और दूसरा को कोड लिख दीजिए मल्टीप्लायर के फॉर्म में, थर्ड वाला को 10 के पावर में लिख दीजिए एंड सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है उसको पुट कर दीजिए, सिंपल। और ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? विथ इट्स वेरिफिकेशन इन मैथमेटिकली, और गणितीय विधि से आपको सत्यापन भी करना है। तो दोस्त ध्यान दो, डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है ओम्स लॉ का। ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम या कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ओम्स लॉ क्या है बाबू? ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी कंडक्टर से पास करंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर किसी कंडक्टर से आप करंट पास करोगे तो वो करंट उनके दोनों सिरों के, ये सिरा और ये सिरा के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आती है, उस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। और जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएंगे आर, जिसे आर को हम प्रतिरोध बोलते हैं। कांस्टेंट है उसे प्रतिरोध कहते हैं, बट ओमिक कंडक्टर के लिए सिर्फ ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि ओम्स के आधार पे कंडक्टर 2 भाग में बांटा गया था, एक ओमिक एक नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर वो है जो ओम के नियम का पालन करता है, जिसमें ग्राफ कांस्टेंट प्राप्त होती है। एक नॉन ओमिक होता है जो ओम्स के लॉ का पालन नहीं करता है, जिसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़े हो। अब यहाँ पर ओम्स लॉ का जो फार्मूला है डेल्टा V इक्वल टू IR, ये आपको स्केलर फॉर्म में है, अदिश रूप में। एंड ग्राफ तो आप 10th क्लास से ही इनका जानते हो, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ ओम साहब ने ड्रॉ किया था। ये करंट इधर है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये कांस्टेंट ग्राफ आती है। यहाँ थीटा स्लोप है, ये tan थीटा है, एंड डेल V अपॉन I इक्वल टू आपको हो गया R इज कांस्टेंट।
वेरिफिकेशन मैथमेटिकली इसका करना था तो सिंपल है, मैथमेटिकली वेरिफिकेशन इसका आई इक्वल टू आप लोग जानते हो NEA इंटू VD, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिद्ध किया था। और VD की वैल्यू आपको पता है कि E पोटेंशियल डिफरेंस रिलैक्सेशन टाइम अपॉन 2ml होता है। इनको इसमें पुट कर दीजिए और आपका आ जाएगा NE² टॉर्क A पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2ml। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को इधर भेजेंगे तो B आएगा और इसे पलट दीजिए तो V/I, इसीलिए 2ml इधर चले जाएंगे अपॉन NE² टॉर्क A। ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं, इसके लिए हमने R यूज किया है। तो यही सिद्ध करना था V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो था वेरिफिकेशन इन मैथमेटिकली। अब ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखिए क्या होता है। स्केलर फॉर्म में तो डेल्टा V इक्वल टू IR होता है, और जब डेल्टा V को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में तो इसके बदले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, करंट के बदले करंट डेंसिटी लिख दीजिए, एंड रेसिस्टेंस के बदले रेसिस्टिविटी लिख दीजिए। आसानी से ये ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ट्रीट हो जाता है। एंड इससे भी आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो J इक्वल टू करिए, तो J इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये रो इस साइड आएंगे तो 1/ρ हो जाएगा, और 1/ρ को आप बोलते हो कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे लिख दीजिए और फाइनल J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये भी आ जाता है, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है ओम्स लॉ का। आई होप कि आप ये सभी टर्म्स को समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ अ स्टूडेंट कनेक्टेड वोल्टमीटर इन सीरीज एंड अमीटर इज पैरेलल इन अ सर्किट बाय मिस्टेक। कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट भूल चूक से वोल्टमीटर तो जुड़ता है पैरेलल में ना, परिपथ में, बट उनको श्रेणी क्रम में बेचारा जोड़ देता है, और एमीटर को जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, तो गलती से बेचारा समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो इसका परिणाम क्या होगा? प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट भूल चूक से वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ रहा है? श्रेणी क्रम में, और एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो क्या वहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा? इफ बाय मिस्टेक वोल्टमीटर विल बी कनेक्टेड in series, resistance of circuit will be high, hence current in circuit I equal to V/R will decrease of the negligible value। अगर आप सर्किट में के सीरीज में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दोगे ना, तो सर्किट का रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर आप वोल्टमीटर को समांतर क्रम में ना जोड़ के सीरीज में जोड़ दोगे तो उस सर्किट में करंट रेसिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध, वो हाई हो जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाएगी, सर्किट से करंट पास होना रुक जाएगा, यानी सर्किट से नहीं के बराबर वहाँ करंट पास होगा। एंड अगर आप एमीटर को, इफ एमीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट विल वेरी लो, हेंस करंट इन सर्किट विल बी हाई, रिजल्टेंटली सर्किट में गेट हार्म और डैमेज, एंड ये आपको शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा वहाँ पे। यदि सर्किट में आमीटर को आप पैरेलल में जोड़ देते हो तो सर्किट में रेसिस्टेंस बहुत ही लो हो जाएगी, यहाँ लो होगा, बहुत ही लो हो जाएगी, जिससे सर्किट में करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपको पता होगा कि जब भी सर्किट में करंट की मान हाई हो जाती है तो उस घटना को लघुपतन कहा जाता है। लघुपतन में सर्किट में करंट की वैल्यू हाई हो जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है?
व्हाई इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल लो। बहुत ही कम होता है प्रतिरोध किसका, संचायक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की। ऐसा क्यों? इन सेकेंडरी कॉइल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज greater and their size is big, hence no polarization taken place in secondary cell, so internal resistance of secondary cell is low। सेकेंडरी सेल के जो है दोस्त प्लेट का साइज बिग होता है और उसके बीच की सेपरेशन जो होती है ना बहुत ही कम होती है। सेकेंडरी सेल में जो दो प्लेट लगे होते हैं उस प्लेट की तो आकृति बड़ा बड़ा होता है, बट दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन बहुत ही कम होता है। संचायक सेल में ध्रुवण नहीं होता है, पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है। यही वजह है कि सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब यहीं पे आपका ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड हो जाएगी। मुझे लगता है कि कल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी संपूर्ण एंड होगा और यूनिट 4 स्टार्ट बहुत ही जल्द होगी। दोस्तों आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है और आप फ्री में क्रैश कोर्स फिजिक्स की पूरा करिए। ओके।